Hello, Deepak, Vijay. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. You are getting me, Deepak? आवाज आ रही है? Yes, sir. Good. कैसे हैं आप लोग? Fine, sir. Fine. विजय राणा एंड और कौन है आपके साथ? Unmute yourself, Vijay. Good. कल क्या पढ़ा था आपने भाई? दीपक? Landscape of the soul. Landscape of the soul. उसमें हमने 3 पेंटिंग देखी थी. कितनी पेंटिंग्स? 3. कौन कौन सी? एक तो वू दावजी की पेंटिंग थी, isn't it? जिसमें पहाड़ थे, बादल थे, नदियाँ थे ना, पहाड़ के नीचे एक गुफा थी, गुफा में स्पिरिट थी और गुफा को दिखाने के लिए सम्राट च्वांगजूंग को पेंटर अंदर ले जाना चाहता था, लेकिन पेंटर के अंदर जाते ही गुफा का दरवाजा बंद हो गया. दूसरी पेंटिंग हमने कौन सी देखी? एक पेंटर ने, ईस्टर्न पेंटर ने एक ड्रैगन बनाया था, जिसमें की आंखें आंखें नहीं बनाई. क्यों नहीं बनाई? कहीं ड्रैगन उड़ ना जाए, गायब ना हो जाए, उड़ ना जाए. एक तीसरी पेंटिंग भी हमने देखी जो कि क्विंटन मैक्सिस नाम के एक ब्लैक स्मिथ ने बनाई थी. उसने एक फ्लाई, एक मक्खी का चित्र बनाया जो इतना रियलिस्टिक था कि खुद मास्टर पेंटर को कंफ्यूजन हो गया कि ये असली मक्खी है कि नकली है. उसने असली समझकर उसे उड़ाने की कोशिश की थी और उसकी इतनी अच्छी पेंटिंग को देखकर वो उसे प्यार करने लगा और उससे अपनी बेटी का विवाह कर दिया, उसे अपना अप्रेंटिस बना लिया. फिर हमने देखा कि नेथाली ट्रोवराय हमें बताना चाहता है कि इस समय दुनिया में पेंटिंग्स को मोटे रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है. एक को हम ईस्टर्न पेंटिंग कहते हैं, पूर्व की पेंटिंग्स, जिसमें चीन भी है, भारत भी है, बर्मा है, पूरा एशिया है. और दूसरी पेंटिंग कौन सी है? यूरोपियन पेंटिंग, दैट इज वेस्टर्न पेंटिंग, जिसमें अमेरिका भी आ जाता है. और फिर हमें उसका डिफरेंस उन्होंने बताया कि दोनों पेंटिंग्स में डिफरेंस क्या है. मुख्य डिफरेंस ये है कि जो वेस्टर्न पेंटर हैं वो रियलिस्टिक पेंटर हैं. उनका मानना है कि पेंटिंग ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल असली जैसी हो. वो चाहते हैं कि लोग उनकी आंखें उधार लें और देखें कि पेंटिंग कितनी सुंदर है, कितनी खूबसूरत है. और ईस्टर्न पेंटिंग भीतर की कुछ शिक्षा देने के लिए पेंटिंग होती है, हमें कुछ सिखाने के लिए, गुरुओं को अपने शिष्यों को लेसन देने के लिए ये पेंटिंग होती है, जो हमें हमारी आत्मा से, हमारे अंतर्मन से जोड़ती है, हमें हमारी मानवता से परिचित कराती है. ठीक है, आगे चलते हैं. चलिए,
बता रहे थे हमें, इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीशंस ए पेंटिंग एंड एप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस। ये जो एम्परर था चाइनीज, इसका जो दृष्टिकोण था वो वेस्टर्न ही था। वो केवल बाहरी अपीयरेंस को ही एप्रिशिएट कर पाता है। बाहर से कोई चीज कैसी लगती है, पेंटिंग बाहर से कैसी लग रही है, उसी की प्रशंसा कर पा रहा था, उसी की सराहना कर रहा था। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। लेकिन आर्टिस्ट उसके सामने अपनी पेंटिंग का असली अर्थ बताता है कि पेंटिंग कैसे देखी जाती है। ऐसे देखी जाती है कि आप उसमें खो जाओ, आप उसमें लीन हो जाओ, तल्लीन हो जाओ, आप बचो ही ना। But the artist reveals to him the true meaning of his work. The emperor may rule over the territory. बुदावजी या ईस्टर्न पेंटर कहना चाहते हैं कि कोई सम्राट भले ही बड़ी से बड़ी धरती के टुकड़े, बड़े से बड़े धरती के टुकड़े पर शासन करता हो, बहुत सारी जमीन जीत लेता हो, but only the artist knows the way within. लेकिन भीतर का उसे, अपने भीतर का, अपने होने का उसे कुछ पता नहीं है, वास्तविकता का उसे बोध नहीं है, असली बात क्या है ये उसको ज्ञान नहीं है। इसीलिए बुदाव जी कहता है लेट मी शो द वे, आओ मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ पेंटिंग कैसे देखी जाती है। द दाव का मतलब द वे, आओ मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ, आज मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि कैसे चीजों को एप्रिशिएट किया जाता है। ए वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड। दाव के दोनों अर्थ हैं, द पाथ भी, रास्ता भी, और विधि भी। दाव एंड द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स, कि ये दुनिया जो है कितनी मिस्टीरियस है, कितनी रहस्यमयी है, दुनिया को समझना कितना मुश्किल है। द पेंटिंग इज गॉन, और पेंटिंग विदा हो जाती है, बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड हिज गोल। लेकिन आर्टिस्ट जो बताना चाहता था बता गया। बियॉन्ड एनी मटीरियल अपीयरेंस, कि चीजें जो हैं वैसी नहीं है जैसी वो दिखाई देती हैं। जैसे हम भी वैसे नहीं हैं, कोई व्यक्ति वैसा नहीं है जैसा वो दिखाई देता है। भीतर से वो कैसा है, क्या सोच रहा है, किस प्रकृति का है, क्या बनने वाला है उसका, ये केवल वही जान सकता है खुद को समझकर। A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view. इसीलिए ये जो चाइनीज क्लासिकल पेंटिंग होती है, चीन की जो पुरानी पेंटिंग है, उनका उद्देश्य एक्चुअल व्यू प्रस्तुत करना नहीं है कि कोई चीज असल में कैसी दिखती है, कैसी होनी चाहिए, बाहर से उसकी शक्ल सूरत कैसी हो, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। As would a western figurative painting, लेकिन वेस्टर्न पेंटिंग जो है वो फिगरेटिव होती है, वो एक अच्छे से अच्छा फिगर बनाना चाहती है। मक्खी हो तो ऐसी जैसे असली है ना, घोड़ा हो तो ऐसा जैसे बिल्कुल असली, किसी का बुत हो, किसी राजनेता का, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का, तो ऐसा जैसे वो असल में था। Whereas the European painter wants you to borrow his eyes, यूरोपियन पेंटर चाहता है कि उनकी आंखें उधार लो and look at a particular landscape exactly as he saw it, और जैसे हम वो देख रहे हैं, जैसे हमें वो सुंदर लगती है प्रकृति या पेंटिंग, ऐसी तुम्हें भी लगे। वेस्टर्न पेंटर चाहता है कि कोई चीज जैसे मेरी दृष्टि से मुझे नजर आती है, तुम्हें भी नजर आए, फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल, एक विशेष एंगल से, एक विशेष दृष्टिकोण से। द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज ए सिंगल व्यू पॉइंट, जबकि चाइनीज या ईस्टर्न पेंटर इस तरह की कोई इच्छा नहीं रखता कि तुम भी किसी चीज या पेंटिंग के बारे में या व्यक्ति के बारे में वही विचार रखो जैसा कि वो रखते हैं, तुम भी वैसे ही सोचो जैसा कि वो सोचते हैं। तुम्हारे अपने ख्यालात, अपने व्यूज हो सकते हैं, और किसी और के अपने व्यूज हो सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में तुम कुछ सोचते हो, तुम्हें लगता है कि वो आदमी अच्छा है, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो कहता है कि नहीं, वो आदमी अच्छा नहीं।
तो दोनों के अलग अलग व्यू हो गए ना। तो किसी को कोई पेंटिंग अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती। His landscape is not a real one. इसीलिए उसकी जो पेंटिंग होती है, उसकी जो सीनरी होती है ईस्टर्न पेंटर की, वो रियल नहीं होती। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट। उसके बहुत सारे दृष्टिकोण होते हैं, बहुत सारे पहलू होते हैं। तुम कहीं से भी उसे देख सकते हो, कहीं से भी उसमें एंटर कर सकते हो, प्रवेश कर सकते हो। देन ट्रेवल इन इट, और केवल प्रवेश ही नहीं कर सकते, उसमें ट्रेवल कर सकते हो, उसमें उसके साथ यात्रा कर सकते हो, घूम सकते हो उसके अंदर। द आर्टिस्ट क्रिएट्स ए पाथ फॉर योर आईज टू ट्रेवल अप एंड डाउन। ईस्टर्न आर्टिस्ट एक रास्ता बना देता है अपनी पेंटिंग में, एक पगडंडी, एक रास्ता ऐसा बना देता है जिसमें कि तुम चल सकते हो, ट्रेवल कर सकते हो, ऊपर नीचे जा सकते हो, देन बैक अगेन, फिर वापस आ सकते हो इन ए लेजरली मूवमेंट, बड़े आराम से। दिस इज even more true in the case of horizontal scroll. यही बात हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल के संबंध में सही है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल कैसा होता है? हॉरिजॉन्ट कैसा होता है? पैरेलल, धरती के पैरेलल जो रेखा है, गिरी हुई रेखा कह सकते हो आप, ऐसे जब खींचते हो तो ये क्या है? हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल क्या है? जो खड़ी होती है, 90 डिग्री का एंगल जो बनाती है, ये क्या हो गया? वर्टिकल। जैसे कोई कैलेंडर होता है, उसको जब हम रोल करते हैं, एक रोल किया हुआ कैलेंडर है, जितना जितना उसको खोलते जाते हैं, पिक्चर उतनी उतनी क्लियर होती जाती है, पता चलता है कि ये किसकी पिक्चर होगी। ऐसी पेंटिंग होती है ईस्टर्न पेंटिंग, जो धीरे 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 रिवील होती है, धीरे 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 क्लैरिटी आती है कि ये क्या कहना चाहता होगा कवि या पेंटर, स्कल्पटर क्या कहना चाह रहा है अपनी इस पेंटिंग के माध्यम से। In which action of slowly opening one section of the painting, जैसे जैसे रोल ओपन होता जाता है, पेंटिंग का एक छोटा सा हिस्सा आपको दिखाई देने लगता है। धीरे धीरे जैसे जैसे रोल होता जाएगा, पेंटिंग पूरी तुम्हारे सामने आती चली जाएगी। Adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting. यानी ईस्टर्न पेंटिंग में एक टाइम एलिमेंट भी होता है, धीरे धीरे पेंटिंग रिवील होती है, इसका मतलब उसमें टाइम एलिमेंट है, जबकि वेस्टर्न पेंटिंग में टाइम एलिमेंट नहीं है। इट आल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर। और क्या खास बात है उसमें? उसमें देखने वाले को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होता है। देखने वाला निष्क्रिय नहीं, इनएक्टिव नहीं हो सकता जैसे वेस्टर्न पेंटिंग को देखने में होता है। वो एक्टिव रहता है। एक्टिव रहने का मतलब है उसके मन में उस पेंटिंग की समझ विकसित होती रहती है। थोड़ी देर पहले उसे थोड़ी कम समझ थी, और देखता रहा देखता रहा देखता रहा तो उसके सामने चीजें क्लियर होने लगती हैं कि अरे ये कहना चाह रहा था पेंटर, ये दिखाना चाह रहा था। Who decides at what pace he will travel through the painting? पेंटर ये भी डिसाइड करता है कि कैसे कैसे देखने वाले को, दृष्टा को ये पेंटिंग धीरे धीरे समझ में आए, आहिस्ता आहिस्ता उसे पता चले। A participation which is physical as well as mental, और इस तरह से देखने वाला फिजिकली और मेंटली, शारीरिक और मानसिक रूप से उसका भागीदार हो जाता है, पार्टिसिपेंट हो जाता है उसमें। The Chinese painter does not want you to borrow his eyes, इसलिए चाइनीज पेंटिंग नहीं चाहता
कि तुम उसकी आंखों से देखो चीजें। वेस्टर्न पेंटर चाहता है कि मेरी नजरों से देखो। ईस्टर्न पेंटर ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है उसका व्यू अलग हो सकता है, तुम्हारा व्यू अलग होगा। He wants you to enter his mind. वो चाहता है कि तुम उसके मस्तिष्क में घुसो, विचार करो, मंथन करो, अपने ढंग से सोचो। The landscape is an inner one. इस तरीके से जो ईस्टर्न लैंडस्केप है, ईस्टर्न सीनरी है, ईस्टर्न पेंटिंग है, वो उसका संबंध भीतर से है, मन से है, हृदय से है, स्पिरिचुअल आत्मा से है, एंड कंसेप्चुअल स्पेस तुम्हारे कंसेप्ट से है। कैसा कंसेप्ट तुम्हारे भीतर उमड़ता है, उमगता है, पैदा होता है। This concept is expressed as Shan Shui, literally mountain water. इस कंसेप्ट को, इस धारणा को कोरिया में, जापान में क्या कहते हैं? शैन शुई, जिसका लिटरल मीनिंग है, शाब्दिक, लिटरल मीन्स शाब्दिक, शाब्दिक अर्थ है माउंटेन वाटर, पर्वत पानी, माउंटेन वाटर, पर्वत पानी। शैन मीन्स पर्वत और शुई मीन्स पानी, पर्वत पानी, which used together represent the word landscape. ना इन्हीं दोनों शब्दों से शब्द बना है लैंड। लैंड मीन्स पर्वत और स्केप मीन्स पानी, तरल, विस्तृत, फैलने वाला। More than 2 elements of an image. ईस्टर्न पेंटिंग में 2 एलिमेंट हो गए। These represent 2 complementary poles. दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। माउंटेन पानी के बिना अधूरा है और पानी माउंटेन के बिना अधूरे हैं। इसलिए क्या होता है? कंप्लीमेंट्री। एक दूसरे के अपोजिट हैं लेकिन एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं। जैसे एक डंडे के 2 सिरे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं हो सकते, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? कंप्लीमेंट करते हैं। रिफ्लेक्टिंग द दाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स। तो ये माउंटेन वाटर, शैन शुई, लैंडस्केप किसके व्यू को रिप्रेजेंट करते हैं? दाओ के, वो दाओजी के, या ईस्टर्न व्यू को, ईस्टर्न दृष्टिकोण को। द माउंटेन इज यांग। माउंटेन को हम मेल कह सकते हैं, मैन कह सकते हैं, मैस्कुलिन। माउंटेन इज मैस्कुलिन, पुलिंग है। रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन। अब पुलिंग या पुरुष का संबंध किससे है? श्रम से है, मेहनत से है, पुरुषार्थ से है। रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, यानी पुरुष जो है वो मेहनत का काम करता है, वर्टिकली ऊपर चढ़ना चाहता है, पुरुषार्थ करके, श्रम करके ऊपर चढ़ना चाहता है। स्टेबल है, अडिग रहता है, संकल्प वाला होता है। वार्म है, थोड़ा गर्म है। एंड ड्राई, सूखा भी, कठोर भी, सख्त भी। एंड इन द सन, जैसा कि सन, जैसे सूरज में, सूर्य की धूप में कोई लकड़ी सूखी हो। वाइल द वाटर इज यिन। दूसरा सिंबल जो वाटर है वो किसके लिए? यिन, फेमिनिन, स्त्रीलिंग के लिए, स्त्रैण के लिए। स्त्रैण क्या होती है? हॉरिजेंटल है, जमीन से जुड़ा हुआ, धरती पे रहने वाला। एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, रिलैक्स होती है, शांत होती है। फ्लूइड, उसमें बहाव होता है, तरलता होती है। मॉइस्ट, गीलापन होता है, नमी होती है। कूल, शीतल होती है, ठंडी होती है। द इंटरेक्शन ऑफ यिन,
द रिसेप्टिव। यिन क्या होते हैं? रिसेप्टिव होते हैं, ग्राहक होते हैं, ग्रहणशील होते हैं, जल्दी चीजों को स्वीकार कर लेते हैं। फेमिनिन जैसे पानी है, पानी सब कुछ को स्वीकार कर लेता है, अपने में समाहित कर लेता है। एक्टिव, सॉरी, फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी। तो यूनिवर्सल एनर्जी का जो फेमिनिन एस्पेक्ट है, स्त्रैन हिस्सा है, उसको यिन कहा है, उसको शुई कहा है, उसको वाटर कहा है। और जो शुष्क और सख्त और कड़ा है, उसको क्या कहा है? माउंटेन कहा है, उसको लैंड कहा है, उसको शैन कहा है। Is of course a fundamental notion, sorry, the interaction of yin, the receptive feminine aspect of universal energy, and its counterpart yang. yang उसका ठीक विपरीत है, counterpart विपरीत, दूसरा हिस्सा। एक्टिव एंड मैस्कुलिन। yang क्या होता है? पौरुष शक्ति क्या होती है? एक्टिव होती है, मैस्कुलिन होती है। Is of course a fundamental notion of Taoism. लेकिन दाओइज्म में या ईस्टर्न में, इंडिया में, श्रीलंका, चाइना और मलेशिया, पूरा एशिया लगभग, उसमें क्या होता है? दोनों एलिमेंट एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे को पूरक करते हैं, पूरा करते हैं। What is often overlooked is an essential third element. लेकिन आम आदमी जो चीज मिस करता है, जो चीज छूट जाती है उसकी समझ से, वो तीसरा एलिमेंट है। यिन और यांग के बीच में कुछ है, शैन और शुई के बीच में कुछ है, माउंटेन और वाटर के बीच में कुछ है। क्या है? उसे मिस कर देता है। वो क्या है? द मिडल वॉइड, बीच का स्पेस। जैसे दो व्यक्तियों के बीच में, दोनों एक दूसरे को जानते हैं, देखते हैं, पहचानते हैं, बात करते हैं, लेकिन उनके बीच में कुछ है जिसकी वजह से वो देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। क्या है बीच में? स्पेस है, एम्प्टीनेस है, खालीपन है, मिडल वॉइड है। जैसे इन शब्दों के बीच में, द और मिडल के बीच में अगर ये खाली जगह नहीं है तो द और मिडल दोनों जुड़ जाएंगे, शब्द खराब हो जाएगा, ना द का मीनिंग कुछ बचेगा, ना मिडल का मीनिंग कुछ बचेगा। Right? और भी जो जगह है, एम के बीच में, आई के बीच में, डी के बीच में, इसको हटा दें तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी ए जस्ट स्पॉट ऑफ एन इंक, इंक का एक धब्बा रह जाएगा। ये मिडल का मीनिंग भी नहीं बचेगा कुछ। तो कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है? वॉइड, एम्प्टीनेस, खालीपन, शून्यता। वो शून्यता मिस कर जाते हैं, where their interaction takes place। और इस शून्यता की वजह से ही हम एक दूसरे को देख पाते हैं, एक दूसरे की बातें सुन पाते हैं, ट्रैवल कर पाते हैं। अगर खाली जगह ना हो तो हम ट्रैवल नहीं कर पाते। घर में जगह ना हो, सामान भरा हो सारा कमरे में, तो ट्रैवल करना, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। जितना स्पेस होता है उतना चलने में आसानी होती है। Where their interaction takes place। इसी तरह बातचीत भी, हमारे बीच में, दोनों के बीच में दीवार आ जाए तो हम बातचीत नहीं कर पाएंगे, देख भी नहीं पाएंगे। खाली जगह है तो देख भी पा रहे हैं, बात भी कर पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं। इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। यही ईस्टर्न पेंटर सिखाना चाहता है, बताना चाहता है। इसे उसकी पेंटिंग में स्पेस होता है, ऊपर नीचे, जैसे दो बादलों के बीच में, दो पंछियों के बीच में, पहाड़ और घाटी के बीच में क्या चीज है? स्पेस है, एम्प्टीनेस है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। अब कोई योगी, जैसे बाबा रामदेव है या दूसरे और योगी हैं, वो भी यही सिखाना चाहते हैं, चाहे उनमें उनको पता हो या ना पता हो, लेकिन प्रकारांतरण वो यही सिखा रहे हैं कि हमारे अंदर एम्प्टीनेस के प्रति एक श्रद्धा का जन्म हो, एम्प्टीनेस की तरफ हमारा ध्यान जाए,
तो जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो दोनों के बीच का गैप हमें महसूस हो। यह सांस कब आता है? जब हवा हो, जब हमारे सामने खाली जगह हो। इसलिए हम दूसरा आदमी ऊपर चढ़ जाता है तो कहते सांस लेने दो। भीड़ में दम क्यों घुटता है? क्योंकि क्या कम हो जाता है? स्पेस कम हो जाता है, एम्प्टीनेस कम हो जाती है। प्रैक्टिस प्राणायाम, ब्रीद इन, रिटेन, ब्रीद आउट। जैसे भीतर सांस लेते हैं, थोड़ी देर के लिए उसे रोकते हैं, रिटेन करते हैं, फिर बाहर आती है सांस। देखो सांस भीतर गई, एक पल दो पल के लिए रुकी, फिर बाहर आई। ये कब आ पाई है? जब बीच में वॉइड है, खाली है। हमारी सांस नली में जगह है तो सांस आएगी जाएगी। द सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ इज वाइड। और जब ना सांस भीतर आ रही है ना सांस बाहर जा रही है तो बीच में क्या होता है? वाइड, खाली जगह। एक पल के लिए रुकती है, बाहर भी रुकती है, भीतर भी रुकती है। दैट इज वाइड। उसे वाइड का है, वो शून्यता है। वेयर मेडिटेशन ऑकर्स, इसी को ध्यान कहते हैं। एम्प्टीनेस को देखना, निराकार को देखना। वेयर मेडिटेशन ऑकर्स, जो ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो क्या करते हैं? मिडल वाइड को देखते हैं। किसको देखते हैं? बीच के खालीपन को, बीच के स्पेस को देखते हैं। द मिडल वॉइस इज इसेंशियल, ये सबसे जरूरी है। मिडल वॉइड जो है, बीच की जो जगह है, जैसे कमरे के बीच में जो जगह, एम्प्टीनेस, जहां तुम बैठे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। अंग्रेजी में रूम शब्द है, रूम का अर्थ भी होता है खाली, खालीपन। खाली जगह को ही रूम कहते हैं। तो कमरे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? खाली जगह। जितनी खाली जगह हो उतना ही कमरे की उपयोगिता है, जितनी कम जगह है उतना कमरे की उपयोगिता कम हो जाती है। इसलिए द मिडल वॉइड इज इसेंशियल। खाली जगह इंपॉर्टेंट है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट। खाली जगह के बिना कुछ नहीं हो सकता। हैंस, हु इज दिस बॉय? व्हाट इज दिस? ये कोई स्क्रीन को छेड़ रहा है, कौन था ये? Hence the importance of the white। इसीलिए जो ये पेज में whiteness है ना, this whiteness, ये दो लाइनों के बीच में white, ये important है। ये बदल सकते हैं, स्टेबल, वार्म, ड्राई, यंग, वंग, ये सब बदल सकते हैं, लेकिन ये सदा सेम रहता है। ये ना हो तो ये नहीं लिख सकते आप। What is important on this page? इस पेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दिस वाइटनेस। ये जो वाइट है, ये वाइटनेस निकाल दो सारी शब्दों के बीच में से, तो क्या बचेगा? सारा काला हो जाएगा। कोई अर्थ नहीं रह जाएगा इसमें, कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट। तो इस वाइटनेस के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। Hence the importance of the white। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये white है। अनपेंटेड स्पेस, जहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, कुछ भी पेंट नहीं कर रखा है, that is important। अनपेंटेड स्पेस इन द चाइनीज लैंडस्केप। इसलिए पेज में जितनी खाली जगह है उतनी की उपयोगिता है। उस पर तुम कुछ और लिख सकते हो, इस पे कुछ और लिखा जा सकता है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा जा सकता। इसकी उपयोगिता क्या हो गई? समाप्त हो गई। लेकिन यहाँ कुछ भी लिखा जा सकता है अभी, यहाँ कुछ भी लिखा जा सकता है अभी। तो दिस वाइटनेस इज इंपॉर्टेंट, दिस एम्प्टीनेस इज इंपॉर्टेंट। दिस इज आल्सो वेयर मैन फाइंड्स ए फंडामेंटल रोल। यहीं पर आदमी का रोल है। इसी वजह से आदमी आदमी है कि वो इस खालीपन को समझ सकता है, जान सकता है।
इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, धरती और आसमान के बीच में जो स्पेस है उसको इंपॉर्टेंस देता है। ही बिकम्स द कंडुइट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। वो दोनों पोल के बीच में कम्युनिकेट कर सकता है, बातचीत कर सकता है, धरती और आसमान के बीच का उपयोग कर सकता है। His presence is essential। इस एम्प्टीनेस की जो प्रेजेंस है ये जरूरी है। Even if it's only suggested, far from being lost or oppressed by the lofty peaks, he is in Francois Cheng's wonderful expression, the eye of the landscape। आदमी क्या है? The eye of the landscape। आदमी की आंखें ना हो तो सारी सीनरी, सारी सूरज चांद, सारी धरती सब क्या हो जाएगा? ना होने के बराबर हो जाएगा। हमारी आंखें हैं तो वो दिखाई देती हैं, आंखें नहीं है तो वो नहीं दिखाई देंगी। इसी तरह से जो सारे संसार की जो आंख है वो क्या है? ये स्पेस है, एम्प्टीनेस है। ये ईस्टर्न पेंटिंग है। और ये क्या है? ये एक किताब है, लैंडस्केप ऑफ द सोल, एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज पेंटिंग, उसमें से लिया गया है ये हिस्सा जो हमने पढ़ा। तो आज कितना ही पढ़ते हैं, कल आगे शुरू करेंगे। काम वही करना है जो कल किया था, पिछला काम रिवाइज करना है, कल फिर स्कूल आके नया काम देंगे। ठीक है? विश यू अ वेरी हैप्पी डे टुडे। थैंक यू।